नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। सिने प्रेमियों में शोक की लहर, नहीं रहे बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र। लंबी बीमारी के बाद 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने निधन पर जताया शोक। ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमद् भगवद गीता का दिखा संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन में कहा, धर्म की रक्षा के लिए भारत ने निभाया कर्म, आतंकवाद के खिलाफ दिखा कड़ा एक्शन। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कुर्सी पर मचा घमासान। सत्तारूढ़ कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी खींचतान। मुख्यमंत्री की मांग को लेकर डीके शिवकुमार गुट के विधायकों का तीसरा दल दिल्ली पहुंचा, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हाई कमान जो कुछ भी तय करे वही होगा स्वीकार। दुश्मन पनडुब्बियों की अब खैर नहीं। भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक से बना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे हुआ शामिल। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सशस्त्र बलों की असली ताकत। और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आगाज। राजस्थान के 7 शहरों में 5000 से भी अधिक खिलाड़ी 23 खेलों में पदक के लिए करेंगे जोर आजमाइश। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या धाम जाएंगे। पीएम श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम इस भव्य मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे और साथ ही पीएम सप्त मंदिर भी जाएंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या धाम एक और ऐतिहासिक अवसर की गवाह बनने जा रही है। सबको इंतजार है मंगलवार के उस पल का जब भव्य श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। सरयू तट पर बसे अयोध्या धाम में सड़कों पर रामधुन बज रही है। चारों ओर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस विशेष अवसर के लिए पूरी अयोध्या नगरी को विशेष रूप से सजाया गया है। श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा 191 फीट की ऊंचाई पर फहराई जाएगी। धर्म ध्वजा 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी होगी। इस धर्म ध्वजा का वजन 2.5 किलो होगा। ये भगवे रंग का है। भगवा रंग भारतवर्ष में त्याग का प्रतीक है। इसके अंदर एक वृक्ष अंकित किया गया है। इस वृक्ष का नाम कोविदार है। कोविदार महाराजा दशरथ के राज्य का ध्वज के ऊपर लगा हुआ प्रतीक चिन्ह है। इस ध्वज पर एक सूर्य बनाया गया है। राम सूर्यवंशी है। सूर्य के बीच में ओम अंकित है। ओम भगवान के मुख से निकला हुआ पहला अक्षर है, इसलिए ओंकार ये ध्वनि भगवान की वाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और अयोध्या के विभिन्न वर्ग से जुड़े लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। श्री राम मंदिर में जो पताका फहराया जाएगा वो लगेगा कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सनातन धर्म से कंप्लीट जुड़ चुके हैं। बहुत प्रसन्नता है, उल्लास है और हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मोदी जी आने वाले हैं तो हमको इतना अच्छा लग रहा है ना, और आज इतना दर्शन मतलब इतना अच्छा हुआ है ना कि मन भर गया हमारा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या की धरती पे कदम रखने का हम लोग को मौका मिला। हम लोग कृतार्थ हो गए। यहाँ पे आया और देखा, मन भर गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम खुद रामानंदी हैं तो हम तो बहुत ही उत्साहित हैं कि पताका लहराई जाएगी पीएम साहब के द्वारा। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। ध्वजारोहण समारोह को लेकर पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल है। भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि मंदिर अब संपूर्ण हो चुका है।
25 नवंबर 2025 वो तारीख है जो पौराणिक नगरी अयोध्या के इतिहास में दर्ज होने जा रही है। भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जानी है और तमाम गणमान्य लोग इस कार्यक्रम के हिस्सा बनने वाले हैं। जाहिर है दुनिया भर के करोड़ों लोगों को, करोड़ों राम भक्तों को इस दिन का इंतजार था। अब वो समय आ गया है जब एक नई तारीख विशेष तौर पर इतिहास में दर्ज होने वाली है। अयोध्या 25 नवंबर में क्या कुछ हुआ था, इसके लिए भी अब याद की जाएगी। आशुतोष शुक्ला और निखिल सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अयोध्या में पूरी तैयारी हो चुकी है और अब अगली खबर शोक की। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। अभिनेता काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल था। दिग्गज एक्टर ने सालों साल हिंदी सिनेमा पर राज किया। एक्टर ने 1960 में आई अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी, जो प्रेम कहानी थी। धर्मेंद्र ने एक्शन से लेकर कॉमेडी तक दर्शकों का हर जॉनर में दिल जीता। धर्मेंद्र का फिल्मी करियर एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक पन्ना बेहद खूबसूरत और संघर्ष से भरा हुआ है। 1970 के दशक में वो एक्शन हीरो के रूप में ऐसे फेमस हुए कि लोगों ने उन्हें ही मैन का नाम दे दिया। 1975 में रिलीज हुई शोले धर्मेंद्र के लिए रील और रियल दोनों लाइफ में लकी साबित हुई। वीरू के किरदार में उनका वो डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। तो वहीं इस फिल्म से ही उन्हें उनकी बसंती भी हमेशा के लिए मिल गई थी। तो नहीं रहे धर्मेंद्र और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक, उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार प्रस्तुतियां दी। भारतीय सिनेमा की एक बड़ी हस्ती के तौर पर वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिका निभाई, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। और अब अगली खबर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने पिछले 11 वर्षों में नागरिकों को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत प्रदान की है। केंद्र सरकार की ये योजना पिछले दशक की सबसे प्रभावी सामाजिक पहलों में से एक बनकर उभरी है। पिछले 11 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में 210 गुना बढ़ोतरी हुई है और उनकी बिक्री भी 270 गुना से ज्यादा बढ़ी है। वर्तमान में देश भर में 17,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन जन औषधि केंद्रों में कैसे दवाई सप्लाई होती है, कैसे वेयर हाउस से जन औषधि केंद्रों तक ये दवाइयां जाती हैं, एक ऐसे ही वेयर हाउस का गुरुग्राम में जायजा लिया है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत जो जन औषधि केंद्र पर आप दवाइयाँ खरीदते हैं वो काफ़ी गुणवत्ता वाली होती है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, काफ़ी सस्ता होता है, 50 से 80% तक वो सस्ता होता है। लेकिन हम इस वक्त हैं एक बेयर हाउस में, गुरुग्राम का बेयर हाउस है, जहाँ से
दवाइयाँ रिटेलर के पास, दुकानदारों के पास जाता है और साथ ही साथ जो कंपनी है, जो जिस कंपनी से खरीदी जाती है, वहाँ से दवाइयाँ सीधे इसी वेयर हाउस में आता है। देश में तकरीबन 5 वेयर हाउस हैं, जिसमें गुरुग्राम, गुवाहाटी, बेंगलुरु, चेन्नई और सूरत में है। और वहीं से पूरे देश भर में जो जितने भी जन औषधि केंद्र हैं वहाँ पर सप्लाई होता है। और देश में तकरीबन 17,000 इस वक्त जन औषधि केंद्र हैं जहाँ पर दवाइयाँ सस्ती और गुणवत्ता वाली मिलती है। मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो गुरुग्राम का वेयर हाउस है, ये ट्रक है। इस ट्रक से देखिए ये सब जो दवाइयाँ हैं वो कंपनियों के जरिए आती है। वो कंपनी जो WHO के GMP सर्टिफाइड कंपनियां होती हैं, वहीं से दवाइयां आती हैं जो बहुत ही गुणवत्ता वाली होती हैं। और उसमें ये देखिए, ये जो मशीन है इसमें स्कैन होता है और स्कैन इस बात का किया जाता है कि बारकोड इसमें लगा हुआ है। बारकोड के जरिए स्कैन किया जाता है कि इसमें वजन कितना है, कितनी मात्रा में दवाइयाँ हैं और उसकी पूरी डिटेल, ये मैनुअल नहीं बल्कि एक इस ऑटोमेटिक मशीन है, इसके जरिए लिया जाता है। और सब कुछ डिटेल इसमें आपको देखिए स्क्रीन के जरिए काफ़ी कुछ डिटेल इसमें रहता है कि वज़न का ख्याल रखा जाता है, साथ ही साथ कौन सी दवाइयाँ हैं उसकी डिटेल कंप्यूटराइज है। और उसके बाद फिर ये जो बड़ा सा वेयर हाउस है, इसमें इन दवाइयों को रखा जाता है और पूरी डिटेलिंग इसमें की जाती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर बहुत ही अत्याधुनिक किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए दवाइयों को के रख रखाव और जो चेन है, सप्लाई चेन, उस पर नज़र रखी जाती है। और यहीं से ये जो वेयर हाउस है तकरीबन 1,42,000 स्क्वायर फीट में गुड़गांव का ये जो वेयर हाउस उसमें बना हुआ है। क्वालिटी पे इस पर नज़र रखी जाती है और खास ख्याल रखा जाता है कि सप्लाई चेन में कोई कमी ना हो, ताकि जितने भी जो जन औषधि केंद्र हैं, इस वक्त देश में 17,000 जन औषधि केंद्र हैं, वहाँ सुचारू रूप से दवाइयाँ पहुँचे। और जन औषधि केंद्र में 2100 से ज़्यादा मेडिसिन दवाइयाँ मिलती हैं, साथ ही साथ 300 से ज़्यादा सर्जिकल उपकरण भी उपलब्ध है और बहुत ही सस्ते 50 से 80% की छूट मिलती है वहाँ पर। और काफ़ी क्वालिटी वाली दवाइयाँ होती हैं। कैमरामैन अलीन ठाकुर के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, गुरुग्राम। ये आपने देखा कैसे जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ आती हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, उत्तर प्रदेश के शामली को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 नई ट्रेनों की सौगात दी है, जिससे इलाके में रोजगार और विकास के नए अवसरों के पैदा होने की उम्मीद है। रेल मंत्री ने दिल्ली टू शामली और दिल्ली शाहदरा टू शामली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन 2 नई ट्रेनों की शुरुआत को क्षेत्र में मजबूत रेल नेटवर्क तैयार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कई और रेल योजनाओं को क्षेत्र में लाने की बात कही, तो वहीं कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि निश्चित ही बागपत के लोगों का आवागमन सरल हुआ है। दिल्ली से शामली का डबलिंग करने का प्रकल्प आरंभ हो गया है। भाई साहब पूछ रहे समय कितना लगेगा, बराबर है, समय कितना लगेगा? 3 साल में कंप्लीट होगा ये काम, 3 साल में काम कंप्लीट होगा, ऐसा प्रयास है। 2 नई ट्रेन की शुरुआत। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोग चाहते थे कि विस्तार हो, आवागमन लोगों का सरल होता है, उसका लोगों के जीवन पे जो सार्थक प्रभाव होते हैं वो आप भली भांति जानते हो। बागपत के लोगों के लिए आवागमन सरल हुआ और ये दिल्ली से शामली तक जो 2 नई ट्रेनों का संचालन अप और डाउन होगा, इस रूट पे पहले 26 ट्रेन का अप और डाउन था, अब वो 30 ट्रेन कर दिया गया है।
अगली खबर, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने तीसरे विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भाग लेने जा रही भारतीय टीम के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। ये प्रतियोगिता 27 से 29 नवंबर 2025 तक चीनी ताइपे में आयोजित होने जा रही है। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। देश से 23 प्रतिभागी इस बार आईटी तकनीक, मोबाइल रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, CNC मिलिंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमोटिव रिपेयर, फैशन टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिजाइन, ब्यूटी थेरेपी सहित तमाम विद्याओं में हुनर दिखाएंगे। इस मौके पर कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी और मंत्रालय की सचिव देबश्री मुखर्जी सहित तमाम अधिकारी और प्रतिभागी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री जयंत चौधरी ने प्रतियोगियों को अपनी शुभकामनाएं दी। देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं, उनके साथ काफ़ी इंटेंसिव उनके डिसिप्लिन में ट्रेनिंग हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स ने उनकी कराई है, ताकि वो इस लेवल पे प्रतिस्पर्धा में वो अपना नाम रोशन करें। और कई तरह के डिसिप्लिन्स हैं इसमें, ब्रिक लेइंग, पेंट वर्क, आपका ब्यूटी से लेके आपके जो क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ऐप डेवलपमेंट, तो काफ़ी वेरिड डिसिप्लिन्स हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंडिया एज अ ग्लोबल स्किल कैपिटल, वही आज एक दर्शन हमने यहाँ देखा। देश की राजधानी दिल्ली में मुझे अवसर मिला और मैंने कोशिश की है, हमारी टीम ने कोशिश की है कि मोटिवेट करें इन यंग लोगों को। और अब बात कर्नाटक के उठापटक की, जहां संभावित कैबिनेट फेरबदल और कांग्रेस के भीतर नेतृत्व विवाद पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने खड़गे के बयान को बड़ा मजाक करार दिया और कहा कि इससे कांग्रेस नेतृत्व की लाचारी साफ झलकती है। विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद दिल्ली में बैठकर उनका पावरलेस होना साफ दिखता है। AICC President Mallikarjun Kharge, after meeting all the senior ministers, MLAs sitting there in Bangalore, issuing a statement that he can't take any decision, that clearly shows his helplessness. Being a AICC President, it clearly shows the amount of power he enjoys sitting in Delhi. So the fact remains, nobody wants to resolve the issue. Everybody wants this infighting to be continued. When the farmers across the state, they are really in a distress. And recent heavy floods, farmers are demanding the compensation for the crop loss. But nothing has been addressed by Chief Minister Siddaramaiah. और अब एक और खबर जिस पर विवाद है कि झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के BLO घर आए तो उन्हें बंधक बनाने वाले विवादित बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र को बंधक बनाने की निंदनीय कोशिश है या नहीं, क्या संविधान खतरे में है या नहीं। उन्होंने कहा कि जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं वहां संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी यह पब्लिकली बोलते हैं कि यदि कोई बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई बूथ लेवल अधिकारी यदि केवल तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसे बंधक बना लो। मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं, संविधान खतरे में है या नहीं। एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।